नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी घर पर अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे, पूर्ण मनोयोग से उनकी तैयारियों को कर रहे होंगे। साथियों, अपनी अंतिम कक्षा में हमने रैंकर्स टेस्ट के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे अपनी चर्चा को किया था और उसी के कारण हमारा जो क्रम था हिंदी के कारकों का वो थोड़ा सा जिसमें व्यवधान आया था, तो आज उसी क्रम को, उसी चर्चा को हम पुनः आगे बढ़ाते हुए अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो आइए अपनी आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं कारकों के साथ। साथियों, कारकों के क्रम में हम लोग अपादान कारक तक अपनी चर्चा को पूर्ण कर चुके थे और उसके बाद जो कि हमारा षष्ठी विभक्ति का कारक होता है संबंध कारक, ठीक है, उसके साथ आज की अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं संबंध कारक क्या होता है। तो साथियों, संबंध कारक का मतलब होता है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पद के साथ संबंध को प्रदर्शित करने वाला पद, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण कारक है, इसकी परिभाषा से आइए इसको देखते हैं और कुछ इसके बिंदु जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उस पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। तो पहले आइए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। इसकी परिभाषा जो है लिखिए, वो क्या कहती है कि किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम पद के साथ संबंध प्रदर्शित करने वाला पद संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक कहलाता है अथवा उस पद में संबंध कारक होता है, ठीक है। जैसे हम कोई वाक्य देखते हैं, तो उस वाक्य में, ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध को प्रदर्शित करने वाला जो पद होता है उस पद में संबंध कारक होता है, उस पद में संबंध कारक होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है साथियों संबंध कारक का पहचान या उसका चिन्ह। तो संबंध कारक का जो चिन्ह होता है, संबंध कारक के चिन्ह में मुख्य रूप से साथियों जब हम लोग पढ़ते हैं तो का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने, ये 6 पद होते हैं, 9 पद होते हैं ये, ठीक है। का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने, जिनको हम संबंध कारक के चिन्ह के रूप में जानते हैं, लेकिन साथियों यहां भी महत्वपूर्ण क्या होता है कि जो संबंध कारक में संज्ञा पद प्रयुक्त होते हैं, यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा कि जब संबंध कारक की बात करते हैं, जब हम संबंध कारक की बात करते हैं और संबंध कारक में यदि संज्ञा पद का प्रयुक्त होता है, यदि संज्ञा पद का प्रयुक्त होता है तो प्रायः ऐसा देखते हैं या ऐसा पाया जाता है कि संज्ञा पद के साथ का, की, के अथवा रा, री,
रे पदों का प्रयोग विशेष रूप से होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखेगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चिन्ह के रूप में तो ये नौ का, की, के, रा, री, रे और नानी ने संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, लेकिन यदि संबंध कारक में संज्ञा पद का प्रयोग होता है, संज्ञा पद का प्रयोग होता है, तो का, की, के, रा, री, रे का प्रयोग, यहां पे एक पॉइंट और हम लोग देखेंगे कि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। तो आप कहोगे सर जी इसको नानी ने को क्यों छोड़ दिया, नानी ने को छोड़ दिया? तो यहां पर साथियों ध्यान रखेगा, नानी ने का प्रयोग जो है वो संबंध कारक के रूप में होता है, लेकिन संज्ञा पदों के साथ, अब ये पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, संज्ञा पदों के साथ, संज्ञा पदों के साथ यदि ना, नी, ने पदों का प्रयोग हो, ना, नी, ने पदों का प्रयोग हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अक्सर इस पॉइंट से परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है और थोड़ी सी जानकारी के अभाव में छात्रों द्वारा इसे संबंध कारक के रूप में उत्तर का चयन कर लिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखेंगे कि यदि वाक्य में संज्ञा पद का प्रयुक्त हुआ है, ठीक, और उसके साथ ना, नी, ने का प्रयोग, अब ये ध्यान रखिएगा कि संज्ञा पद के साथ जो कारकों का प्रयोग होता है या इसके चिन्हों का प्रयोग होता है वो अधिकांशतः स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक, तो यदि संज्ञा के साथ स्वतंत्र रूप से ना, नी, ने का प्रयोग हुआ होगा तो ऐसे वाक्यों में या ऐसे पदों में प्रायः संबंध कारक ना होकर के कर्ता कारक हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके साथ आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोगों को साथियों याद यदि आ रहा हो तो अपनी पहली क्लास में जब मैंने कारकों की चर्चा प्रारंभ की थी और कारकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे अपनी बातों को प्रारंभ किया था, तो वहां पर आपके सामने मैंने एक तथ्य आपको दिया था। वो तथ्य मैंने क्या दिया था कि किसी एक ही कारक की, ठीक है, एक ही कारक की विभक्ति समान हो सकती है, समान हो सकती है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसको हम ऐसे बोलते थे कि किन्हीं दो कारकों की विभक्तियां समान हो सकती हैं, किन्हीं दो कारकों की विभक्तियां समान हो सकती हैं। तो यदि विभक्ति उनकी समान होगी तो वहां पर कारकों का निर्धारण कैसे करते हैं? तो कारकों का निर्धारण साथियों वहां पर हम वाक्य में उस विभक्ति के प्रयोग के आधार पर करते थे। वाक्य में उस विभक्ति के पहली क्लास में, कारकों की पहली क्लास में महत्वपूर्ण तथ्य पे मैंने उस चर्चा को शामिल किया था और वहां पे मैंने जिक्र किया था कि ये देखिए ये ने विभक्ति जो है, ठीक है ना, इसका प्रयोग जो है वो कर्ता कारक के रूप में भी हो जाता है, कर्ता कारक के रूप में भी हो जाता है। यहां पे भी अगर हम ना नहीं लेंगे तो मुख्य रूप से ने का ही प्रयोग होगा, मुख्य रूप से ने का ही, ध्यान रखिएगा, नानी ने हो सकती लेकिन मुख्यतः हम प्रयोग करेंगे ने का। ठीक, तो संज्ञा पदों के साथ यदि ने का प्रयोग होता है तो वहां पर संबंध कारक ना होकर के कौन सा कारक हो जाता है? कर्ता कारक हो जाता है, कर्ता कारक हो जाता है। ठीक है साथियों, तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने उपस्थित है। वाक्य में आप इसको कैसे पहचानेंगे? बाकी की सामान्य चीजें रहेंगी। अच्छा, संबंध कारक के एक दो महत्वपूर्ण तथ्य और होते हैं, उनसे मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं। देखिए, संबंध कारक का एक और महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है उससे हम आपको चर्चित कराते हैं। ये आपसे अगर थ्योरेटिकल पेपर पूछता है, देखिए पेपर के स्तर को हम लोग नहीं जान सकते हैं कि पेपर किस स्तर का बनाया जाएगा। ठीक है, कभी कभी पेपर में क्या होता है, एक आध क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्तर के रखता है, जिससे कि क्या होता है कि जो परीक्षार्थी होता है उसके ज्ञान को चेक किया जा सके। तो और वही प्रश्न जो होता है वो जो मेरिट होती है परीक्षा की उसको प्रभावित करता है। अगर उस प्रश्न को आप सही कर ले जाते हैं तो विश्वास मानिए निश्चित रूप से आप परीक्षा में चयन के बहुत ही नजदीक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उन प्रश्नों तक पहुंचने के लिए कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होती है, उस बिंदु पे मैं आपको ले जाना चाहता हूं। तो वो बिंदु देखिए, एक संबंध कारक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है वो देखिए क्या होता है, उसको नोट करेंगे कि संबंध कारक का या संबंध कारक का
स्वयं का लिंग अथवा वचन नहीं होता है। नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं होता है, इसको हम पूरा कर लेते हैं। नहीं होता है, बल्कि संबंध कारक का लिंग अथवा वचन संबंधित पद के अनुसार होता है। संबंधित पद के अनुसार होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया ये आपसे थ्योरी के रूप में भी पूछ सकता है कि निम्न में से सही अथवा असत्य का, शुद्ध अथवा अशुद्ध का चयन करें। 4 कथन आपके सामने दे देगा और उसमें से आपसे पूछ सकता है। देखिए प्रश्न के रूप में मैं इसको रूप के आपके सामने रखता हूं। ठीक है, हम इसको प्रश्न के रूप में रखते हैं। हम देते हैं कि निम्न में से सत्य का चयन करें। देखिए ये एक प्रश्न का रूप में इसको देने का प्रयास करता हूं। तो सत्य कथन क्या दे सकता है? वो पहला कथन आपको दे देगा, वो कथन दे देगा संबंध कारक का स्वयं का लिंग होता है। दूसरा दे देगा संबंध कारक का स्वयं का वचन होता है। तीसरा विकल्प वो आपको दे सकता है संबंध कारक का स्वयं का लिंग अथवा वचन होता है। और अंतिम विकल्प आपका दे देगा संबंध कारक का स्वयं का लिंग अथवा वचन नहीं होता है। ये देखिए ये कितना बढ़िया प्रश्न कारकों से संबंधित बन गया। और इस प्रश्न का जो स्तर है वो आप तभी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जब आपको इस विषय की जो है वो गहराई तक जानकारी हो, पूर्ण रूप से आपने इसका अध्ययन कर रखा हो। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गया कारकों का, सिर्फ कारकों से संबंधित नहीं उसके स्टेटमेंट से आपके सामने क्वेश्चन रख दिया। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां से कि संबंध कारक का स्वयं का कोई लिंग वचन नहीं होता है, यानी विकल्प हो जाएगा इसका डी। यानी अब हम यहां बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं, देखिए हम यहां पे आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आंसर इसका डी हो गया। अब हम बताना चाह रहे हैं देखिए कि वाक्य में जो संबंध कारक का पद होता है, ठीक है, संबंध कारक का पद होता है उसका स्वयं का कोई लिंग और वचन नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कहीं भी लिंग और वचन की जब हम चर्चा करते हैं, जब भी किसी प्रश्न में लिंग और वचन की चर्चा करते हैं तो उसको समझने के लिए हम बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं कि जो भी पद दिया है हमारा, जो भी पद दिया है, अगर उसके लिंग और वचन की चर्चा कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी क्रिया जो होगी वो उस पद के अनुसार होगी। समझ पा रहे? देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे पुल्लिंग का कोई पद है तो हम अगर बोल रहे हैं कि वो पद पुल्लिंग का है तो इसका अर्थ है कि उसकी क्रिया जो होगी वो पुल्लिंग के अनुसार होगी, पुल्लिंग के अनुसार होगी। इसी प्रकार यदि मैं बोल रहा हूं कि कोई पद जो है वो बहुवचन का है,
बहुवचन का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पद की जो क्रिया होगी वो एक वचन की ना होकर के बहुवचन की क्रिया होगी। ये होता है लिंग और वचन का अर्थ। ठीक है, अब यहां पे मैंने कहा कि संबंध कारक का जो पद होता है उसका स्वयं का कोई लिंग वचन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने जैसे बोला, एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने बोला मेरा भाई। ठीक, अब इस पद को यदि आप देखें तो यहां पर ये रा री रे का प्रयोग हुआ, रा री रे का प्रयोग हुआ। ठीक, अब रा री रे जो है वो है संबंध कारक का चिन्ह और उसका प्रयोग हो रहा है मैं के साथ, मैं के साथ। अब मैं के साथ रा का प्रयोग हो रहा है, रा का प्रयोग हो रहा है, तो ये पद बनना है मेरा, और मेरा जो हुआ वो एक प्रकार से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि यहां पे क्या किया गया, हमने कारक का प्रयोग किया, संबंध कारक का प्रयोग करके इस पद का निर्माण किया। संबंध कारक सर्वनाम की या संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा अगर हम देखना चाहें तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जब किसी सर्वनाम के साथ कारक का, संबंध कारक का प्रयोग कर दिया जाता है तो ऐसे पदों में क्या होता है भाइयों, ऐसे पदों में संबंधवाचक या संबंध कारक सर्वनाम होता है। तो मेरा जो है देखिए वो मैं और रा ये जो क्या है, ये आपका संबंध कारक है, संबंध कारक है। इसके साथ ये जुड़ गया, इसके साथ ये जुड़ गया। अब यहां पर ये मैंने जो बोला वो ये बोला है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो रा आ रहा है, ये रा जो आ रहा है वो क्या ये मैं के अनुसार आ रहा है, बस ये चीज है। तो मैंने जो पॉइंट लिखवाया है वो ये बताया है कि इसका जो लिंग है, ये जो रा है जो कि पुल्लिंग को प्रदर्शित कर रहा है, किसको देखिए ये रा री और रे, रा री रे, ये तीन है। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये रा जो होता है आकारांत होने के कारण ये पुल्लिंग को प्रदर्शित करता है, इसका लिंग क्या हो जाता है पुल्लिंग। री इकारांत होने के कारण ये स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करती है, और रे जो है वो भाइयों ये बहुवचन के पद के लिए प्रयुक्त होता है, बहुवचन के पद के लिए प्रयुक्त होता है। अब यहां पे बहुत आसानी से देखिए, ये रा जो पद है ये पुल्लिंग का पद है, रा जो पद है किसका है, पुल्लिंग का पद है। अब हम जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं ये रा जो है क्या वो ये उसका निर्धारण कि ये रा जो है वो पुल्लिंग का होगा, वो क्या मैं के अनुसार है, तो हमारी परिभाषा कह रही नहीं, ये रा का जो निर्धारण है वो मैं के अनुसार नहीं हो रहा बल्कि उसके बाद वाले, बल्कि मैंने क्या लिखा, संबंध कारक का लिंग अथवा वचन संबंधित पद के अनुसार होता है। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने ये मेरा भाई लिखा, मेरा भाई लिखा, यहीं पे मैं बस इसको इतना कर देता हूं। अब यहां भाई की जगह अगर मैं बहन कर दूं, मेरी बहन, मेरी बहन, अब आसानी से देखिए कि यहां पर तो पद मैं ही है, यहां पर पद जो सर्वनाम का पद है जिसके साथ कारक का प्रयोग हो रहा है, संबंध कारक का, वो तो मैं ही है, वो तो क्या है, मैं ही है। लेकिन यहां पे जो इसका संबंध कारक है, जो चिन्ह है रा और री, वो दोनों में परिवर्तित हो जा रहा है। देखिए सर्वनाम दोनों में सेम है मैं, लेकिन एक जगह रा आ रहा है, दूसरी जगह री आ रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या है, यहां पे जो रा है और यहां पे जो री है, इन दोनों का निर्धारण ये मैं के अनुसार ना होकर के इसके बाद वाले पद के अनुसार हो रहा है। जैसे भाई जो है वो पुल्लिंग है, अगर भाई पुल्लिंग है तो देखिए यहां पे मैं के साथ रा पुल्लिंग का चिन्ह या संबंध कारक का चिन्ह प्रयोग हो रहा है, और बहन जो है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो इस कारण से बहन के साथ स्त्रीलिंग संबंध कारक के स्त्रीलिंग के चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसी प्रकार से ठीक है ना। अब यहां पे हम एक वचन के रूप में देख लेते हैं, तो देखिए भाई, मेरा भाई, और यहां पर अगर हम कर दें इसको, भाई को अगर हम परिवर्तित करें तो देखिए ये बन जाएगा मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, ठीक है ना, मेरे भाइयों। अब यहां पर देखिए ये भाई जो है ये कैसा है, ये एक वचन का है, किसका पद है,
एक वचन का पद है। अब एक वचन के साथ देखिए यहां पर एक वचन और ये भाई पुल्लिंग का है तो उसके साथ पुल्लिंग। अब यहां पर ये भाइयों पद अगर बहुवचन का है तो इसके साथ देखिए यहां पर जो चिन्ह आ रहा है वो भी किसका, बहुवचन का आ रहा है, यानी रा की जगह क्या हो गया, रे हो गया। और ये परिवर्तित किसके अनुसार हुआ, संबंधित पद के अनुसार हुआ, संबंधित पद के अनुसार हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग याद रखेंगे, अपने नोट्स में इसको मेंशन कर लेंगे और इसको याद रखेंगे कि संबंध कारक जो होता है इसका स्वयं का कोई लिंग अथवा वचन नहीं होता है, बल्कि इसका लिंग और वचन जो होता है वो संबंधित पद के अनुसार निर्धारित होता है, संबंधित पद के अनुसार निर्धारित होता है। ठीक है साथियों, तो यहां इस प्रकार से हमारा जो संबंध कारक है वो कंप्लीट हो जाएगा, संबंध कारक कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट और जो था मैंने आपको बताया कि यदि संबंध कारक के साथ या किसी पद के साथ ने का प्रयोग होता है संज्ञा पद के साथ, तो वहां पर संबंध कारक ना होकर के कौन सा, कर्ता कारक हो जाता है, पद में कर्ता कारक हो जाता है। आइए साथियों अपने अगले कारक पे हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा अगला कारक जो है वो है अधिकरण कारक। पेपरों में इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत अधिक पूछे जाते हैं, अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण कारक क्या होता है, तो अधिकरण कारक के दौरान हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए अधिकरण कारक की परिभाषा, कि वाक्य में कर्ता जिस पद पर आधारित होकर क्रिया करता है, कॉमा लगा के लिखें, उस पद में क्या होता है, अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। ठीक है, अधिकरण कारक होता है, यानी कर्ता जिस पर आधारित होकर, यानी आधार लेकर, सहारा लेकर क्रिया को करता है, वहां पर कौन सा कारक हो जाता है, अधिकरण कारक हो जाता है, अधिकरण कारक हो जाता है। ठीक, अब आती है इसकी चिन्ह। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो साथियों क्या होता है, सब जानते हैं हम लोग कि अधिकरण कारक का चिन्ह में पय पर होता है। सामान्यतः हम लोग में और पर का ही प्रयोग देखते हैं, में और पर का ही प्रयोग देखते हैं। ठीक है ना, पय का प्रयोग जो है वो बहुत कम या आंचलिक भाषाओं के रूप में हमें देखने को प्राप्त होता है, साहित्यिक रूप से प्राप्त होता है। अधिकांश जो इसके एग्जाम्पल होते हैं उसमें में और पर का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो पहचान उसकी या तो चिन्ह के आधार पे करेंगे तो में और पर के आधार पे कर लेंगे। अब कई बार क्या होता है कि कई बार साथियों अधिकरण कारक में कुछ ऐसे विशेष वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे विशेष उदाहरण होते हैं जहां पर इनकी विभक्ति या चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों में हम कैसे पहचानेंगे कि दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है या अधिकरण कारक है। ठीक, अगर इनकी विभक्ति या चिन्ह दिया हुआ है तो किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है, आप देख करके संबंधित पद में निर्धारित कर दोगे कि दिए गए पद के साथ ये में या पर चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तो संबंधित पद में अधिकरण कारक है। लेकिन यदि वहां पर चिन्ह ना दिया हो, अनुपस्थित हो, तो ऐसी जगह पर आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए अधिकरण कारक से संबंधित कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु हैं उनको आप लिख लीजिए। पहला बिंदु जो अधिकरण कारक का है वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आप लिखिए
जैसे मैंने आपको बताया था कि विशेषण की साथियों तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था और दूसरी होती है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, ठीक है। अब यहां पर कारक की जब हम चर्चा करते हैं तो इसकी उत्तरा और उत्तमावस्था महत्वपूर्ण हो जाती है कारकों के संदर्भ में। हमने आपको चर्चा भी की थी कि उत्तरावस्था का मतलब होता है तुलना। और यदि तुलना शब्द आपको याद आ रहा हो तो मैंने इसकी चर्चा की थी किस कारक में? मैंने इसकी चर्चा की थी अधिकरण कारक में। यदि कहीं दो संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों के मध्य तुलना की जाती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों के मध्य तुलना की जाती है, तो वहां पर साथियों कौन सा कारक हो जाता है? अधिकरण कारक हो जाता है। अधिकरण कारक हो जाता है। अब बची उत्तमावस्था, तो यहां पर ध्यान रखिएगा साथियों, यदि किसी वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था दी होगी, किसी वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था दी होगी, तो दिए गए वाक्य में आपका अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा तुलसीदास श्रेष्ठतम कवि हैं। तुलसीदास श्रेष्ठतम कवि हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अब यदि हम विभक्ति और चिन्हों के अनुसार चर्चा करते हैं तो विभक्ति और चिन्हों के अनुसार चर्चा करने में हमें यहां पर देखिए ना कहीं में मिल रहा है और ना कहीं पर मिल रहा है, या कोई भी विभक्ति और चिन्ह का प्रयोग यहां पर नहीं हो रहा है। और यदि ऐसे वाक्य में आपसे क्या पूछ दिया जाए कि भाई कारक की पहचान करें, भाई कारक की पहचान करें, तो आपके लिए ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, कि क्योंकि सर इसमें कारक तो दिया ही नहीं है तो हम कैसे पहचान करेंगे। तो भाई यहां पे आपको ये पॉइंट मदद करेगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। वो किस प्रकार से? वो बताएगा कि देखिए यहां पर ये श्रेष्ठतम जो है ये विशेषण की एक प्रकार से उत्तमावस्था के रूप में, ठीक है ना, उत्तमावस्था के रूप में प्रयोग हुआ है। और यदि किसी वाक्य में विशेषण की क्या होती है? उत्तमावस्था पाई जाती है, उत्तमावस्था पाई जाती है, तो वहां पर कौन सा कारक हो जाता है? वहां पर अधिकरण कारक हो जाता है। अधिकरण कारक हो जाता है, ठीक है ना, अधिकरण कारक हो जाता है। तो एक पॉइंट तो आपका हो गया। क्या आपको याद रखना है कि यदि कहीं क्या विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग वाक्य में होता है, विशेषण की उत्तमावस्था का वाक्य में प्रयोग होता है, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए उसका दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि प्रायः वाक्यों में चिन्हों का लोप करके उनके स्थान पर यहाँ वहाँ किनारे आगे पीछे अगला पिछला आदि, ऐसे अन्य पद आदि। या यहां पर हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, तो एक शब्द में हम लिख सकते हैं कि प्रायः, या यहां पे इसको अलग से ही लिख दे, आदि अथवा
स्थान बोधक क्रिया विशेषण स्थान बोधक क्रिया विशेषण यानी क्या हो कि चिन्हों का लोप हो, चिन्ह ना दिए हो, तो उसकी जगह पे हम क्या देखते हैं, यहां वहां किनारे आगे पीछे अगला पिछला आदि शब्दों का प्रयोग होता है, या वाक्य में, ठीक है, कहीं पर भी स्थान बोधक क्रिया विशेषण का प्रयोग हो जाता है, तो ऐसी जगह या ऐसे में अधिकरण कारक होता है, ऐसे में अधिकरण कारक होता है। ठीक है ना, बहुत चर्चित एग्जाम्पल है, किसी भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आइए इसके एक दो एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखते हैं। जैसे हमारा संस्थान, हमारा निवास स्थान, हमारा जन्म स्थान कानपुर है, और हम सब जानते हैं कि कानपुर जो है वो पतित पावनी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो हम यहीं पर लिखते हैं कि कानपुर के किनारे स्थित है। ठीक है ना, कानपुर गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए, ये के विपद के रूप में आया। ठीक है ना, ये के जो है चिन्ह के रूप में आ रहा है। अब अगर के चिन्ह के रूप में आ रहा है तो आपको निश्चित है 100%, 100% विकल्प के रूप में एक संबंध कारक जरूर ही मिलेगा। लेकिन साथियों, भाव के आधार पर यहां हम चयन करते हैं, और भाव के आधार पर जब हम देखते हैं तो यहां पर ये देखिए, किनारे पद का यदि वाक्य में प्रयोग होता है तो किनारे पद के प्रयोग के कारण यहां पर वाक्य में संबंध ना होकर के कौन सा, अधिकरण कारक का प्रयोग हो जाता है, अधिकरण कारक का प्रयोग हो जाता है। याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि यहां पर कौन सा कारक होगा, आपका अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल इसका देखते हैं। वह पिछले साल विदेश घूमने गया, पिछले साल विदेश घूमने गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, तो यहां पर देखिए, ये बहुत परेशान करता है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न इसी रूप में कि अगला और पिछला का प्रयोग करके वो पूछता है दिए गए वाक्य में, अब यहां पर वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहां पे मैंने आपको पॉइंट्स में लिखवा दिया है कि कहीं पर भी यदि अगला और पिछले का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्य में कौन सा, अधिकरण कारक होता है। तो इस वाक्य में भी पिछले का प्रयोग होने के कारण इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो साथियों, दो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो अधिकरण कारक से संबंधित आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। एक क्या किया, एक तो मैंने आपको बताया कि यदि विशेषण की कौन सी उत्तम अवस्था का प्रयोग किसी वाक्य में होगा तो ऐसे वाक्यों में प्रायः अधिकरण कारक होगा, और यदि चिन्हों का लोप करके उनके स्थान पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि यहां वहां अगला पिछला आगे पीछे, ठीक है, इन पदों का प्रयोग होता है, तो ऐसे वाक्यों में भी प्रायः कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से अधिकरण कारक की चर्चा आपकी पूर्ण होती है। आइए अपने अंतिम कारक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, वो है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक, अब देखिए साथियों, ये कारक जो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमने कारकों के संदर्भ में एक बिंदु पढ़ा कि कारक की जो विभक्ति अथवा चिन्ह होते हैं, कारक की जो विभक्ति अथवा चिन्ह होते हैं, उनका प्रयोग
प्रायः संबंधित पद के बाद होता है, संबंधित पद के बाद होता है। ठीक है, अब यदि हम यहां पर बात करते हैं संबोधन कारक की, तो संबोधन कारक की जो विभक्ति और चिन्ह है, ठीक है, सारे कारकों में एकमात्र कारक ये ऐसा है जिसका विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सदैव और सदैव संबंधित पद से पहले होता है। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एक पेपर में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किस कारक की विभक्ति का प्रयोग पद से पूर्व होता है, तो एकमात्र कारक होता है आपका संबोधन कारक। तो सबसे पहले लिख लीजिए इसका पहला बिंदु संबोधन कारक का, कि संबोधन कारक की विभक्ति। तो पहले तो इसकी विभक्ति देख लेते हैं हम लोग, पहले इसकी विभक्ति देख लेते हैं। सभी को मालूम है मुख्य रूप से इसके अंतर्गत हम लोग जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, अधिकांशतः विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है, और मुख्य रूप से इसमें भी हम उनका प्रयोग करते हैं जो मनोभावों को प्रदर्शित करते हैं, मनोभावों को प्रदर्शित करने वाले, ठीक है। अगर इसकी विभक्ति और चिन्ह की चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग हे, रे, अरे, भो आदि पदों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, हे, रे, अरे, और इसके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी विस्मयादि बोध या संबोधन कारक की हम चर्चा करेंगे तो उसके साथ जब हम विस्मयादि बोधक को प्रयोग करेंगे, शब्दों का या पदों का प्रयोग करेंगे, तो विस्मयादि बोधक चिन्हों के साथ करेंगे, नहीं तो वाक्य कैसा अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है ना। तो हे, रे, अरे, वो आदि पदों का प्रयोग जो होता है वो किसमें, संबोधन कारक के रूप में होता है। और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, वो बिंदु मैंने आपके सामने रखा था कि संबोधन कारक जो होता है, ठीक है ना, संबोधन कारक का प्रयोग ठीक है, संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य में कर्ता से पहले होता है, कर्ता से पहले होता है, या दूसरे शब्दों में हम इसी को लिख सकते हैं जो कि मैंने बोला कि इसकी जो विभक्ति होती है उस विभक्ति का प्रयोग संबंधित पद से पहले या पूर्व किया जाता है, यानी पद का प्रयोग बाद में और विभक्ति या चिन्ह का प्रयोग पहले किया जाता है, ठीक है साथियों। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बहुत मनोभावों को प्रदर्शित करने वाले कोई भी एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। तो यहां पर देखिए ये संबोधन विस्मयादि बोधक चिन्ह संबोधन कारक का प्रयोग होने के कारण यहां पे क्या हो गया, यहां पर यह आपका वाक्य में संबोधन कारक हो गया, ठीक है ना, संबोधन कारक हो गया। जैसे मैंने लिखा, एक बहुत चर्चित भजन है, हे सखी मंगल गाओ री, ठीक है, हे सखी मंगल गाओ री, ठीक है, आजकल बहुत चर्चित है, इस भजन को गाने का स्वरूप भी प्रदान कर दिया गया है, तो बहुत अधिक चर्चा में भी है ये। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए संबोधन कारक का प्रयोग हुआ, तो इस कारण पे यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा वाक्य में, संबोधन कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। अब साथियों जो कारक की जो चर्चा है वो 8 प्रकार के जो कारक हैं, वो कारकों की चर्चा आज हमने अपनी पूर्ण कर ली है। आपके सामने हमने उसका विस्तृत अध्ययन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया और प्रयास रहा हमारा कि कारकों से संबंधित जितने भी कठिन से कठिन प्रश्न भी हों उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। एक छोटे से और इम्पॉर्टेंट तथ्य की ओर मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि साथियों कारकों से संबंधित अशुद्धियाँ भी वाक्य में होती हैं, ठीक है ना। जब हम अशुद्धियों का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक अशुद्धि के रूप में कारक संबंधी अशुद्धि की चर्चा भी
करते हैं। तो आइए उस ओर मैं आपको ले जाता हूं कि देखिए कारक जो होते हैं वो वाक्य शुद्धि में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपके सामने दो वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है ना। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, एक वाक्य है आपका, एक वाक्य है। और दूसरा वाक्य मैं इसी को लिख रहा हूं, राम ने बाण से रावण को मारा। अब देखिए आपके सामने दो वाक्य हैं, ठीक है। अगर हम भाव की बात करें, अगर हम अर्थ की बात करें, तो दोनों वाक्यों के अर्थ में किसी भी प्रकार की कोई भी भिन्नता नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। दोनों का अर्थ समान है कि राम ने रावण को मारा, जिसका माध्यम क्या था, बाण था, और यहां भी राम ने माध्यम बाण के द्वारा रावण को मारा, यानी इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। परंतु अगर हम वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं तो वहां पर इसमें से एक वाक्य अशुद्ध है और दूसरा वाक्य शुद्ध है। अब यदि मैं आपको कह दूं कि बताइए इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो एक पल के लिए आपको पहचानने में बड़ी दिक्कत होगी, या आपको अगर विषय का ठीक रूप से ज्ञान नहीं है तो आप इसमें क्या करोगे, तुक्का ही मार करके अपना आंसर निकालने का प्रयास करोगे। तो कहीं पर भी तुक्का नहीं चलता है, ठीक है। आप उसका हर चीज जो होती है उसका अपना एक महत्व होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो उस कारण को आप जानने का प्रयास कीजिए। उस तथ्य को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। देखिए यहां पर जो अशुद्धि है भाइयों, वो कारक संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है। कारक संबंधी शुद्धि क्या है, वो आप ध्यान रखिए कि देखिए जो 8 कारक मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, अगर वाक्य में मैंने आपको पहले दिन अपनी चर्चा में जो पॉइंट मुख्य बिंदु लिया था, वहीं पे बिंदु के रूप में मैंने शामिल किया था कि किसी वाक्य में एक से अधिक कारकों का प्रयोग हो सकता है, होता है, ठीक है। और वाक्य कभी कभी ऐसे भी मिलते हैं कि जहां एक क्या, दो क्या, तीन क्या, पूरे के पूरे 8 के 8 कारक तक प्रयुक्त हो जाते हैं, 8 के 8 कारक तक प्रयुक्त देखने को हमें वाक्यों में मिलते हैं। तो वहां पर उन कारकों का जो क्रम होता है, इस पॉइंट को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मान करके अपने मन मस्तिष्क में धारण करिएगा, ठीक है। वो पॉइंट कहता है कि किसी वाक्य में कारक के प्रयोग का स्थान नियत होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, नियत होता है। नियत का मतलब होता है कि यदि एक वाक्य में एक से अधिक कारकों का प्रयोग हो रहा है तो किसी कारक का प्रयोग किस स्थान पर होना है, यह पूर्व निर्धारित होता है, नियत होता है, फिक्स होता है। अगर उस स्थान से उस कारकों के क्रम में हम परिवर्तन कर देते हैं तो ऐसा वाक्य की दृष्टिकोण से अशुद्ध वाक्य हो जाता है। अब वो जो क्रम होता है, वो क्रम क्या होता है, वो क्रम आप देख लीजिए और बस उस क्रम के आधार पर आप किसी भी वाक्य में कारक के क्रम को निर्धारित कर सकते हैं, कारक के क्रम को निर्धारित कर सकते हैं। तो साथियों देखो, क्रम जो आपका होता है वो क्रम क्या होता है, तो किसी वाक्य में सबसे पहले जो प्रयुक्त होने वाला कारक होता है वो होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक, यदि संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है
यदि वाक्य में संबोधन कारक आ रहा है तो वाक्य में उसका प्रयोग सबसे पहले होगा, सबसे पहले होगा। यदि संबोधन कारक का प्रयोग आखिरी में या कहीं बीच में करते हैं तो वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि मानी जाएगी। ठीक, अब एक जो क्रम के रूप में हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो होता है क्रम में, क्रमानुसार हम देखिए, कर्ता, अधिकरण, संबंध, संबंध, अपादान, संप्रदान, करण, करण, फिर कर्म। ठीक है, आप कारक देख लीजिए। पहला क्रम में पहला संबोधन, दूसरा कर्ता, तीसरा अधिकरण, चौथा संबंध, पांचवा अपादान, छठवां संप्रदान, सातवां करण और अंतिम और आठवां जो होगा वो कर्म कारक होगा। और कर्म कारक के बाद प्रयुक्त होगी क्रिया। और इस प्रकार से हमारी वाक्य की रचना जो होगी वो पूर्ण होगी। यानी अगर किसी वाक्य में आठों कारकों का प्रयोग हुआ है तो उन आठों कारकों का जो वाक्य में प्रयोग करने का जो क्रम होगा वो निम्नलिखित प्रकार से होगा कि सबसे पहले वाक्य में प्रयुक्त होने वाला कारक संबोधन, उसके बाद कर्ता कारक, फिर अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, कर्म कारक और फिर क्रिया के साथ वाक्य समाप्त होगा। क्रिया के साथ वाक्य समाप्त होगा। अब बहुत आसानी से हम दोनों वाक्यों को आपके सामने रखते हैं और आप खुद ही निर्धारित कर पाएंगे कि यहां पर कौन सा कारक है। अब देखिए, यहां पर ये जो को है, को, ये रावण पद के साथ प्रयुक्त हो रहा है और को जो चिन्ह होता है साथियों वो आप सब जानते हैं कर्म कारक का होता है। और यहां ये जो से चिन्ह है, अब देखिए से जो होता है ये दो कारकों का चिन्ह होता है। एक होता है आपका करण कारक और एक होता है अपादान कारक, करण कारक, और दूसरा होता है अपादान कारक। अब यहां पर देखिए ये से का जो प्रयोग है वो किसके रूप में साथियों? माध्यम के रूप में हुआ है। और हमने जान रखा था कि यदि माध्यम के रूप में हुआ है तो माध्यम के रूप में यदि से कारक का प्रयोग होता है तो संबंधित पद में करण कारक होता है, करण कारक होता है। इसी प्रकार से यहां पे हम लिख लेंगे तो देखिए बाण हो गया, यहां पे हमारा करण कारक और यहां पर हमारा हो गया कर्म कारक। अब वाक्य में चेक करते हैं। अब देखिए ने भी है, ने का यदि प्रयोग किया तो ये कर्ता कारक और यहां पर भी ये कर्ता कारक, ये हो गया आपका कर्ता कारक। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं दोनों वाक्यों में किसका किसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रयोग हुआ है ने का, इसी को ले लेते हैं, प्रयोग हुआ है ने का, को का और से का। और ये से जो है वो किस रूप में है? करण कारक के रूप में, करण कारक के रूप में। अब यहां पे अगर नियम देखिए तो सबसे पहले ये ने जो है वो है कर्ता और ये है कर्म। ठीक, तो देखिए यहां पर संबोधन कारक का प्रयोग दोनों वाक्यों में नहीं, तो उसके बाद जो सबसे पहला होगा वो होगा आपका कर्ता कारक। तो देखिए दोनों वाक्यों में सबसे पहले कर्ता कारक का प्रयोग हुआ, तो यहां से तो कोई समस्या नहीं है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कर्म कारक का जो प्रयोग होता है वो सबसे आखिरी में होता है, सबसे आखिरी कारक के, यानी जस्ट क्रिया से पहले उसका प्रयोग होता है। तो जब हम वाक्य में आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर कर्म कारक का प्रयोग पहले हो गया और बाद में करण कारक का प्रयोग हुआ, करण कारक का प्रयोग होगा। तो यहां पर ये कारकों के क्रम में क्या हो गई? कारकों के क्रम में बदलाव हो गया, तो वहां पर ये कारक संबंधी क्या हो जाएगी? वाक्य में अशुद्धि हो जाएगी। जबकि दूसरा वाक्य जो हमारा होगा, दूसरे वाक्य में जब हम देखेंगे तो यहां पर देखिए बहुत आराम से कि पहला पद कर्ता का
अंतिम पद के रूप में कर्म का, और बीच में हमने किसका, करण कारक का प्रयोग किया है, करण कारक का प्रयोग किया है, जिस कारण से हमारा ये वाक्य जो होगा वो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो साथियों इस बिंदु को आप याद रखेंगे कि किसी भी वाक्य में कारकों का जो क्रम होता है, उनके प्रयोग का जो क्रम होता है वो निर्धारित होता है, नियत होता है, निश्चित होता है, और उसी के आधार पर हम कारकों में अशुद्धि अशुद्ध की पहचान करते हैं। ठीक है, पहचान करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो कारकों की चर्चा थी वो पूर्ण होती है। आशा करता हूं कि आप सभी इस चर्चा से लाभान्वित होंगे। अपने प्रश्नों को, आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक से कारक के जो प्रश्न हैं उनको हल करें, और किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आपके सम्मुख आती है तो हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ करके आप उसका समाधान पा सकते हैं। हम भी अपनी ओर से एक प्रयास करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पे आपको कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक PDF फॉर्म में प्रश्न उपलब्ध कराए, जिससे आप लोग सुचारू रूप से उनका अध्ययन करके इस विषय पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकें। तो साथियों आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। अपनी आगे की एक नए विषय के साथ, कुछ नए अध्यायों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।